Let's start. Good morning, everyone. Today is the first chapter of Programming Mastery by Pradeep Kaushik. That is, first chapter is Introduction to C. आज हम देखेंगे C लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में कि C लैंग्वेज क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं C लैंग्वेज और इसका सिंटैक्स कैसा है. आज सेटअप करना भी सीखेंगे इसके बारे में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. So बेसिक आप सभी को पता है कि C लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये इसका कंप्लीट डेफिनेशन होता है, क्योंकि हमारे पास और भी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों में तो डिफरेंस होता है ना. इसलिए इसका कंप्लीट डेफिनेशन हमेशा यही होगा कि ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये डेवलप हुआ था 1972 में और डेवलप किया गया था डेनिस रिची के थ्रू एट द बेल लैबोरेटरीज. और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सी लैंग्वेज इज अ सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज. इसके पहले बी लैंग्वेज आ चुका था जिसके थ्रू सी लैंग्वेज बनाया गया नेक्स्ट में. और बी लैंग्वेज कब बना था? 1970s में. आज हम ये बोल सकते हैं कि C इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब कि C लैंग्वेज सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला लैंग्वेज है. एक्चुअली इसका जो काउंट है ना पसंद किया जाने वाला, वो C और जावा का एकदम आसपास है. दोनों सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लैंग्वेजेस में आते हैं. तो ये रहा C लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन. हम C लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं, वैसे क्यों सीखना जरूरी है, जबकि हमारे पास जावा, C++ जैसे और भी आगे के वर्जन्स, आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिल चुके हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. बट बिफोर लर्निंग एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, need a good hold over the language elements of C and the basic programming skill like कौन कौन से लैंग्वेजेस सीखने के लिए आपको जरूरत है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है हमारे पास C++, जावा, C#, और ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है. तो हमको अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. आगे आप लोग जब C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ोगे तो उसके फीचर्स पढ़ोगे. तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है उनको समझने के लिए हमको प्रोग्रामिंग में एक अच्छा स्किल चाहिए. तो एक अच्छा स्किल, एक अच्छा पकड़ जो है ना, वो हमको C लैंग्वेज ही दे सकता है. इसमें सारे एलिमेंट्स बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होते हैं, जबकि हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो हमको बेसिक से नहीं, हमको डायरेक्टली उन फीचर से स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो प्रोसीजरल से स्टार्ट करना सबसे बेटर है, इसलिए हमको C लैंग्वेज पढ़ना चाहिए. एंड द सेकंड थिंग, जो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, वो उसके बहुत सारे पार्ट्स C लैंग्वेज में बने हुए हैं. तो इसलिए अगर हम C लैंग्वेज से कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो स्पीड में C लैंग्वेज और दूसरे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो C लैंग्वेज के प्रोग्राम को कभी भी बीट नहीं कर सकते. मतलब स्पीड सबसे अच्छा C लैंग्वेज के प्रोग्राम का ही होगा. थर्ड पार्ट, C provides the several elements that make the hardware interaction very feasible. C लैंग्वेज एक्चुअली इसलिए भी बना था कि वो हार्डवेयर इंटरेक्शन अच्छा कर सके. तो अगर हमको किसी हार्डवेयर एलिमेंट्स के साथ वर्क करना है तो वहां भी हमारे लिए C लैंग्वेज सबसे अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है. ओके, सो इसलिए हमको C लैंग्वेज सीखना चाहिए. और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, इसके लिए आप कोई भी बुक रिफर कर सकते हैं, हम थ्योरी में ज़्यादा नहीं जाएंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. एनवायरनमेंट सेटअप. सो कौन कौन है जो एनवायरनमेंट सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं आज ही?
कोई नहीं, रिप्लाई फास्ट, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप लोग सो गए हो। ओके ओके ओके, जाग रहे हो मतलब आप लोग। कूल। सो ज्यादा थ्योरी में जाने से अच्छा ये है कि मेरा मानना है, अगर आपको तैरना सीखना है ना तो एक नदी में कूद जाओ, ज्यादा सोचो मत। हालांकि गहराई में मत कूदो, क्योंकि डूबोगे ही डूबोगे फर्स्ट टाइम तो वहां पे कूदो जहाँ पे गहराई कम हो। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे प्रोग्राम से, और उसके बाद फिर उनके सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट सेटअप। एनवायरनमेंट सेटअप में हम मोस्टली लोग टर्बो सी यूज़ करते हैं, लेकिन हम डेव सी प्लस प्लस ऐप यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर, और इसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करेंगे स्टार्टिंग में, फिर बाद में हम टर्बो सी में भी स्विच करेंगे। अभी के लिए मुझे, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट डायरेक्टली दिखा सकता हूँ, बट स्क्रीनशॉट दिखाने से अच्छा अभी मैं लाइव आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेटअप करते हैं इसका। ओके। ओके, तो ये है हमारा देव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर। इसको हमको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैंने डबल क्लिक किया इसमें। It might take some time. Okay, language English, ये license agreement, click to agree, then install। और जब तक ये इंस्टॉल होता है ना, तब तक मैं उनके लिए बता देता हूँ जो लोग सिस्टम नहीं है पास, जो अपने मोबाइल से ट्रैक करना चाहते हैं, तो हाँ मिल जा सकते हैं गूगल में, और गूगल में उनको सर्च करना है सी प्रैक्टिस ऑनलाइन सी ऑनलाइन कंपाइलर करने से भी मिल जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल है जो कि ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन, लेट्स सी ये कैसा है। ये देखो, यहाँ पे हम अपने मोबाइल में भी इसको ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे ही गूगल पे जाइए और कोई भी साइट में जा करके प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक बार और देखूंगा कि कौन सा साइट सबसे अच्छा प्रोवाइड करता है हमको, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ फिर। तो आप लोगों में से कौन कौन है जिनके पास सिस्टम नहीं है, जो मोबाइल से करना चाहते हैं एक्चुअली में? टाइप आई।
कोई नहीं। ओ है, तो इस गैलेक्सी J2 आप अपना नाम रीनेम करो। अच्छा, रीनेम नहीं कर सकते तो चैट पे ही बता दो। स्मृति के पास नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपने मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह से किसी साइट में जा करके। ओके, गैलेक्सी J2 इज सुमन कश्यप। तो हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिनिश, लेट्स ओपन इट। अब आएगा हमारा थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन। कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पे हम इसका लुक भी चेंज कर सकते हैं। चाहे तो कलर इसका जैसे कि ये कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है आप लोगों को, डार्क थीम इस तरह से। बट नेक्स्ट, ओके, तो इंस्टॉलेशन डन। अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करने के लिए सपोज मुझे एक न्यू फाइल बनाना है। मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा, ये बना एक न्यू फाइल। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल सा, हैज include stdio.h void main printf welcome to Solution Expo। ओके, अब इसको हमको सेव करना है। सेव करने के लिए जाएंगे हम यहाँ, लेट्स से सी प्रोग्राम्स। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये जो डेव C++ है ना, ये हमको C++ का भी देता है कंपाइलर। तो अभी हमको C++ का तो बनाना नहीं है, तो ये भूलना मत कि हमको यहाँ पे C सोर्स फाइल सेलेक्ट करना है .c। ओके, और हम यहाँ पे लिखेंगे अपने फाइल का नाम, जैसे कि ये है फर्स्ट प्रोग्राम सपोज। हो गया। अब हम सबसे पहले करते हैं इसको कंपाइल। अब देखो कंपाइलेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अगर कुछ प्रॉब्लम होता हमारे प्रोग्राम में तो ये एक एरर थ्रो करता, वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। देखो, वेलकम टू सॉल्यूशन एक्सपो, मतलब कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। सो ये था हमारा सेटअप सेक्शन। इतना क्लियर है सभी को? टाइप यस। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो टाइप नो। ओके, yes, 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 yes. So everyone is clear about setup. So let's back to the slide. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो लास्ट में Q&A करेंगे, वहाँ पे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। सेम सेटअप मैंने इस स्लाइड में दिखाया हुआ है। अगर कोई कहीं भी सेटअप के टाइम पे फंसता है तो इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, सो हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होता है बेसिक सिंटैक्स के बारे में। अभी जो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा उसके बेसिक सिंटैक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ
ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, छोटा सा। वैसे यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था। तो बेसिक एलिमेंट्स क्या है एक सी प्रोग्राम में? तो सबसे पहले आता है प्रोसेसर कमांड, उसके बाद मेन फंक्शन, देन वेरिएबल्स, उसके बाद स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, उसके बाद आता है कमेंट्स। तो कमेंट को हम कहीं भी रख सकते हैं, बट प्री प्रोसेसर कमांड मेन फंक्शन, यहाँ पे देखो हमने जो प्रोग्राम बनाया है ना, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स क्या है वो मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले आप लोगों को जो दिख रहा है हैज इंक्लूड stdio.h, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। क्यों बोलते हैं वो थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद है मेन फंक्शन, तो ये जो हमको दिख रहा है void main लिखा हुआ, ये है हमारा मेन फंक्शन। देन एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इन सब के बारे में जानते हैं। सो प्रोसेसर कमांड क्या होता है? मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि हैज इंक्लूड stdio.h जो लिखा हुआ है वो एक प्री प्रोसेसर है, बट ये करता क्या है? तो आपको बताता है कि हम जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं ना, उसमें stdio.h फाइल जो है, इसको हम बोलते हैं हेडर फाइल। इस हेडर फाइल की जरूरत है जिससे कि आप उसके कुछ फीचर्स को यूज कर पाओगे यहाँ पे। जैसे कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने जैसे कोई असाइनमेंट लिखा है ना, मोस्टली आप लोग कोई प्रोजेक्ट्स करते हो तो लास्ट में ये बताते हो ना कि आपने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया, कौन कौन से बुक से। बस उसी तरह इसमें क्या है कि हम कुछ फीचर्स यूज करते हैं, और वो फीचर, वो जो कोड है, वो कंपाइलर को एक्चुअल में समझना है कि ये क्यों यूज हो रहा है और इसका यूज क्या है। तो वो जो यूज क्या है ये समझना है ना, उसके लिए एक रेफरेंस बताना पड़ता है कि ये हमने stdio.h एक हेडर फाइल है, एक लाइब्रेरी है जहां से इस फीचर्स को यूज किया है हमने। तो सी लैंग्वेज जो है वो इसी तरह प्री प्रोसेसर एलिमेंट्स में बटे हुए हैं। हम जितना ज्यादा चाहे उतने ज्यादा फीचर्स को बढ़ा सकते हैं इसका यूज करके। सो प्री प्रोसेसर, बस हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट होते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और एक्चुअल में उसका जो डिक्लेरेशन होता है कि वो कोड क्या काम आने वाला है, वो हमारे हेडर फाइल में या फिर प्री प्रोसेसर एलिमेंट्स के अंदर होते हैं। हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में एक छोटा सा कोड लिखेंगे बस। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके कूल, गो टू नेक्स्ट। अगर आप लोगों को डाउट है तो लास्ट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है मेन फंक्शन। सो मेन फंक्शन आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे इंट मेन लिखा हुआ है, उसी तरह हम वाइड मेन लिख सकते हैं। उसका मतलब क्या है आप लोगों को कल समझ में आएगा जब हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए मेन फंक्शन को हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है ना, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे, बट प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हमेशा मेन फंक्शन से ही होता है। सो वो हमेशा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का, एग्जीक्यूशन पॉइंट। अगर मेन फंक्शन किसी प्रोग्राम में नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, वो बस एक लाइब्रेरी की तरह साइड में पड़ा रहेगा जिसको हम किसी और प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं, बट वो खुद अकेले रन नहीं हो सकता। ओके, सो मेन फंक्शन इज क्लियर? ओके, अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की, जो कि है प्रिंट एफ। सो प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है जो कि सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। ये फंक्शन
किसी भी स्ट्रिंग को, जो टेक्स्ट हम लिखे ना अभी, वेलकम टू सॉल्यूशन एक्सपो या फिर हेलो वर्ल्ड, इनको प्रिंट करने के लिए यूज होता है डिस्प्ले में, कंसोल में। तो जैसे कि अभी हमने उस प्रोग्राम को रन किया तो वो प्रिंट हो करके हमको स्क्रीन पे दिखाई दिया, बस इसी के लिए यूज होता है प्रिंट ऐप। ओके, नेक्स्ट। अभी हमने लास्ट में प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद दो चीजें किया। सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल किया और उसके बाद एग्जीक्यूट किया। तो इन दोनों का मतलब क्या है? कंपाइलेशन का मतलब, कंपाइलेशन वो प्रोसेस है जो कि हमारे प्रोग्राम को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है। तो सी कंपाइलर यही करता है एक्चुअल में कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट उसे हमारा मशीन तो नहीं समझ सकता ना, जो कंप्यूटर है वो तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वो मशीन लैंग्वेज में ना ट्रांसलेट हो जाए। तो कंपाइलर हमेशा यही काम आता है कि वो हमारे सी लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे जिस लैंग्वेज में हमारा मशीन समझता है। बट एक्चुअल में ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या करता है कि सी लैंग्वेज प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और एक असेंबलर होता है बीच में जो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, बट वो कंपाइलर थ्योरी के अंदर आता है। अभी के लिए बस आप इतना समझ सकते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज तक ट्रांसलेट हो रहा है हमारा प्रोग्राम। और जब हम ये प्रोग्राम कंपाइल कर लेते हैं, फिर पारी आती है एग्जीक्यूशन की, और एग्जीक्यूशन इज जस्ट रनिंग आवर कोड इनटू आवर डिवाइस। तो हमने लास्ट में हमारे जो कंपाइल कोड थे उसको रन कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ और बेसिक सिंटैक्स है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले समझते हैं टोकन्स क्या होते हैं। सो जैसे कि हमारे पास ये एक सिंगल लाइन है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। तो इसमें टोकन्स क्या है? हर एक सिंगल एलिमेंट को हम यहाँ पे टोकन बोल सकते हैं। जैसे कि प्रिंट एफ एक सिंगल एलिमेंट हुआ, ये एक टोकन है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये भी एक टोकन है। फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग, ये टोकन है। इस तरह से ब्रैकेट क्लोजिंग एंड सेमीकोलन, मतलब कि टोटल टोकन्स हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5, राइट। सो बहुत सिंपल है, बस हम इनको एक एक एलिमेंट को बस इनको टोकन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सेमीकोलन। सेमीकोलन जो लास्ट में लगा हुआ था वो क्या यूज आता है? हर एक प्रोग्रामर के लिए सेमीकोलन बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से किसी भी लैंग्वेज में एक फुल स्टॉप होता है, उसी तरह प्रोग्रामिंग में हमारा फुल स्टॉप का काम करता है सेमीकोलन। ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट का टर्मिनेटर होता है। कोई भी लॉजिक हम लिखते हैं, कोई भी एक लाइन लिखते हैं, उसको हमको टर्मिनेट करना है, उसका एंडिंग देना है, तो एक सेमीकोलन का यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी कि प्रिंट ऐप करने के बाद जब हमने फंक्शन को क्लोज किया, वहां पे हमने एक सेमीकोलन लगाया था, राइट। अब चलो एक बार देखते हैं कि अगर वो सेमीकोलन नहीं होता तब इसमें क्या होता। ये रहा हमारा सेमीकोलन, इसको मैंने हटा दिया, राइट। सेव किया, चलो रन करके ट्राई करते हैं। अभी हो रहा है। क्यों हो रहा है रन? क्योंकि ये लास्ट कंपाइलेशन वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तो कंपाइल किया नहीं, जो भी हमने चेंजेस किया उसको। चलो सबसे पहले कंपाइल किए। Someone is saying display is not showing. Okay, let me check. ओके, अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है?
प्लीज कंफर्म। ओके, यस, नाउ इट्स विजिबल। तो आप लोगों ने लास्ट टॉपिक कहाँ तक देखा था? जब हम एग्जीक्यूशन के लिए आए वही तक ना? ओके ओके, सो हम ये डिस्कस कर रहे थे अभी कि अगर यहाँ पे टर्मिनेटर ना हो, सेमीकोलन ना हो हमारे पास, तो क्या होगा, राइट? तो सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं फिर से एक बार। देखो, कंपाइल टाइम में ही हमको एक एरर मिल गया। यहाँ पे एरर क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर क्लोजिंग टोकन। ओके, कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके पहले हमको सेमीकोलन चाहिए। मतलब कि कंपाइलर समझता है कि हम सिंटैक्स में क्या चीजें मिस कर रहे हैं। यही एक्चुअल में कंपाइलेशन प्रोसेस है। कंपाइल जब कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो उस टाइम पे कंपाइलर ये देखता है कि हमारा सिंटैक्स सही है कि नहीं। सिंटैक्स अगर कुछ भी गलत है वहाँ पे, तो हमको इस तरह से कंपाइलेशन एरर मिलता है, जो ये साफ साफ बता देता है कि हमने अपने प्रोग्राम में क्या मिस्टेक किया है। और मोस्टली लोग एरर से चिढ़ते हैं, लेकिन यकीन मानो कि जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे ना, तो आपको एरर देख करके खुशी होगी कि आपकी गलती बताने वाला कोई है। और यही सबसे बड़ा दोस्त होता है एक प्रोग्रामर का। तो मोस्टली आप जब प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ों को इसी तरह से एक्सपेरिमेंट कर करके देखो कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह कुछ और लिखता हूँ, तो ये क्या बोलेगा। क्योंकि आप जब बड़े प्रोग्राम्स में वर्क कर रहे होते हो ना, और जब कोई एरर आता है तो मोस्टली लोग एरर को समझ नहीं पाते हैं, इसकी वजह से वो फंस जाते हैं फिर बड़े प्रोग्राम्स में। अगर आप छोटे छोटे प्रोग्राम में इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करोगे एरर्स के साथ, तो एरर्स के साथ आप फ्रेंडली हो जाओगे बहुत ज़्यादा। और यही फ्रेंडलीनेस आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाएगा आगे चल करके। बड़े प्रोग्राम्स में भी कोई एरर आने पे आप एरर को देख करके समझ जाओगे, उसको देख करके समझ जाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। अब चेक करते हैं। कंपाइलेशन सक्सेसफुली, जीरो एरर, जीरो वार्निंग, राइट? अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब ये सही सही एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो फिर से हम स्लाइड पे चलते हैं। तो ये था हमारा सेमीकोलन, जो कि है एक फुल स्टॉप हमारे लिए, हमारे स्टेटमेंट्स के लिए। सेकंड थिंग, कमेंट्स। कमेंट क्या है? ये बस एक हेल्पिंग टेक्स्ट होता है जो कि हमारे प्रोग्राम को, किसी भी लॉजिक को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। एक्चुअली जब हम किसी बड़े प्रोग्राम में किसी लॉजिक में वर्क करते हैं ना, तो बार सीधे हम कोड को देख करके ये तो बता नहीं पाएंगे कि ये लॉजिक किस लिए लिखा हुआ है, जब तक कि हम उसको पूरा समझे ना उस लॉजिक को। तो उस लॉजिक को डिफाइन करने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। ये रीडेबिलिटी के लिए यूज होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रीडेबल हो, किसी के भी देखने से समझ में आ जाए। तो कमेंट्स मैं मोस्टली रेफर करूंगा कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग करो, कोई भी लॉजिक लिखो, तो उसमें कमेंट्स पुट करना जरूरी होना चाहिए। आदत डालो, जिससे कि आप जब बड़े प्रोग्राम्स में वर्क करोगे तो आपका प्रोग्राम रीडेबल होगा और आप उसको एक ही बार देखते ही समझ जाओगे कि कौन सा लॉजिक किस लिए लिखा हुआ है, राइट? गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये था हमारा बेसिक सिंटैक्स। अब कुछ क्वेरी आप लोगों का हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और हम प्रोग्राम्स के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो उससे पहले आपके पास जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि जो भी डाउट्स है, वो सारी की सारी क्लियर कर लो। तो डाउट्स किनको किनको है, जल्दी से अपना डाउट मैसेज में लिखो, या फिर आप अगर
बता बोल करके अपना डाउट पूछना चाहते हो तो फिर बस लिखो कि आई हैव अ डाउट। ओके, समवन इज सेइंग टोकन एक्सप्लेन करने के लिए एक बार और, ठीक है। ओके, सो मैं जल्दी से एक बार सारे स्लाइड से फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये बस 5 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के डाउट्स की तरफ आता हूँ फिर से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर से। सी लैंग्वेज क्या है ये आप लोगों को पता चल गया। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली बेस्ड होता है वेरिएबल्स के ऊपर, एक्चुअली प्रोसेस के ऊपर। और जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम डिवाइडेड होता है वो क्लास और ऑब्जेक्ट्स में होता है। सो इसके बाद हम बात किए कि क्यों सी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी कि सी लैंग्वेज ही सबसे बेसिक चीज़ है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है उसमें कुछ हायर एलिमेंट्स होते हैं, तो हमको एक बेसिक में अच्छी पकड़ चाहिए। ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, वो सारे के सारे सी लैंग्वेज में बने हुए हैं, उसके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। और तीसरी चीज, हार्डवेयर इंटरेक्शन के लिए सबसे अच्छा होता है सी लैंग्वेज, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हार्डवेयर इंटरेक्शन को इजी करते हैं, और सबसे फास्ट भी होता है इसका परफॉर्मेंस। और भी अगर कुछ कुछ चीज़ें बात करें जैसे कि गेम्स की, तो कुछ 3D गेम्स है जो कि अच्छा फास्ट चलता है सिस्टम में, तो उसको आप देख करके ये मान सकते हो कि वो सी लैंग्वेज में ही बना होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में है। और कोई प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर जो बहुत फास्ट चले उसके लिए सी लैंग्वेज में बनना उसका जरूरी हो जाता है, राइट। सो अगर किसी गेम के किसी पार्ट, किसी फीचर का बहुत फास्ट रिएक्शन मिल रहा है, आप लोगों को काफ़ी फास्ट फीचर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे सी लैंग्वेज का कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा। ओके, एनवायरनमेंट सेटअप, इसको हम स्किप कर सकते हैं, आप लोग देख चुके हैं। फिर आते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम लिखा। फर्स्ट प्रोग्राम में हमने ये समझा कि प्रोसेसर कमांड्स क्या होते हैं। प्रोसेसर कमांड्स क्या होते हैं सॉरी, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब ही है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे कोड है जिसको कंपाइलर सबसे पहले प्रोसेस करता है, प्री प्रोसेस। उसके बाद फिर हमारे कोड को कंपाइल किया जाता है दूसरे लैंग्वेज में। मतलब ये कि हमारा कंपाइलर पहले हमारे कोड को समझने के लिए, कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जो किसी लाइब्रेरी के थ्रू यूज किए जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हेडर फाइल्स होते हैं .h करके जो लिखा हुआ है, तो उस हेडर फाइल में हमारे फीचर्स का डिक्लेरेशन होता है, और एक छोटा सा लाइन, छोटा सा कोड यहाँ पे हमको मिलेगा हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे stdio.h को हटा देता हूँ, राइट। अब मैंने सेव किया, सेव करने के बाद कंपाइल किया। कंपाइलेशन में क्या एरर मिला इन मेन इन फंक्शन मेन, ये एक्चुअली कंपाइलर समझ नहीं पा रहा है कि इसमें एरर क्या हो रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि ये मेन फंक्शन, ये जो कोड है ना, इसी को नहीं समझ रहा है। और ये इस कोड का डिक्लेरेशन कहाँ पे होगा कि मेन फंक्शन क्या होता है? वो डिक्लेरेशन होगा stdio.h, हेडर फाइल है उसके अंदर। इसलिए
हमारे इस कोड को जाने कंपाइलर और सही सही कंपाइल करे, उसके लिए उसको एक हेडर फाइल है, उस हेडर फाइल को सबसे पहले प्री प्रोसेस करना जरूरी है। सबसे पहले जब वो उसको प्रोसेस करेगा उसके बाद ही हमारे कोड को समझ पाएगा, राइट। stdio.h, अब हमने फिर से सेव किया और कंपाइल किया, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। तो इस तरह से आप कुछ और हेडर फाइल्स के बारे में जानेंगे आगे चल करके, और उनके फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से एलिमेंट्स हम यूज करते हैं उनके लिए। सेकेंड थिंग इज मेन फंक्शन। ओके, तो मेन फंक्शन के लिए अभी आप समझ चुके हैं कि मेन फंक्शन ही हमारे प्रोग्राम का बिगनिंग पॉइंट होता है, एग्जीक्यूशन पॉइंट। वहाँ के बिना हम स्टार्ट कर ही नहीं पाते हैं अपने प्रोग्राम को। अगर किसी प्रोग्रामिंग फंक्शन नहीं है, मतलब वो इंडिविजुअली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता किसी दूसरे प्रोग्राम के हेल्प के बिना। वो प्रोग्राम जिसमें मेन फंक्शन होगा वही एग्जीक्यूट होगा। ओके, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अभी आप इसको बस इतना समझ सकते हो कि वेरिएबल्स वो है जो कुछ चीज वेरी कर सकते हैं। मतलब कि ये एक कंटेनर है समझ लो, जो कुछ वैल्यू को कंटेन करने के लिए यूज होगा। और इसके कुछ कुछ टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हम कौन कौन से टाइप के डेटा यूज करने वाले हैं। तो डेटा टाइप्स हम कल देखेंगे। And the fourth thing is statement and expression। जो भी हम लॉजिक लिखते हैं, कोई लाइन लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा printf और वो कंप्लीट होता है सेमीकोलन के साथ, तो वो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है, राइट। कमेंट्स, कमेंट्स क्या था यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को दिखाया, वो एक प्रोग्रामिंग के रीडेबिलिटी के लिए, एक प्रोग्रामर के हेल्प के लिए यूज होता है टेक्स्ट, जिसको हम पढ़ करके समझ पाते हैं कि कौन सा लॉजिक, कौन सा प्रोग्राम किस लिए लिखा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट। compile, compilation process is just a translation process. It is a translation process which translate our program from one programming language to another programming language. Or execution is just a running our code into device, right? अब बात करते हैं टोकन्स की। टोकन क्या होते हैं? हर एक सिंगल एलिमेंट, जैसे कि हमारा printf, ये जो पूरा का पूरा एक लाइन लिखा हुआ था ना, इसमें एक एक सिंगल एलिमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि printf एक सिंगल एलिमेंट है, ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग ब्रैकेट वाला जो है वो भी है एक सिंगल एलिमेंट, क्लोजिंग ब्रैकेट ये भी एक सिंगल एलिमेंट, सेमीकोलन सिंगल एलिमेंट, एंड ये जो हम एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग लिखे हुए हैं, ये देखो डबल कोट के साथ स्टार्ट हुआ और डबल कोट के साथ एंड हो रहा है। इसका मतलब ये भी एक सिंगल एलिमेंट है। अगर ये दो अलग अलग पार्ट में बटा होता ना, मतलब कि सपोज यहाँ पे हम कोड को क्लोज कर देते और फिर से स्टार्ट करते, तो वो दो अलग अलग एलिमेंट बनता। बट इसको सिंगल एलिमेंट कौन बना रहा है? ये जो डबल कोट के साथ स्टार्टिंग और एंडिंग है ये। और जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग लिटरल, तो वो इसी तरह से डिफाइन होगा प्रोग्राम में। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए यहाँ पे? printf1 ओपनिंग ब्रैकेट 2 and the string 3, closing bracket 4th and semicolon 5th, right? So ये है हमारा टोकन। अभी टोकन क्लियर है? रिप्लाई फास्ट। अगर क्लियर नहीं है तो बोलो एक बार और एक्सप्लेन करने के लिए। ओके कूल, क्लियर है। ओके,
अब चलते हैं, इसके बाद हमने देखा सेमीकोलन के बारे में। सेमीकोलन इज जस्ट फुल स्टॉप, एक्चुअली स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एंड कमेंट्स के बारे में देख लिया। अब इन सब के बाद और किसी को कोई भी क्वेरी है? ठाकुर दिग्विजय पूछ रहे हैं क्या कमेंट्स के एलिमेंट भी टोकन में काउंट होंगे क्या? नहीं, एक्चुअली वो कमेंट के एलिमेंट जो है वो कंपाइलर कभी भी कंपाइल नहीं करता है। कमेंट वाला सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामर के हेल्प के लिए यूज होता है, इसलिए वो प्रोग्राम का एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम उसको टोकन्स में काउंट नहीं करेंगे। ओके ओके, सो अब मैं ये मान लेता हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, तो हम थोड़ा सा प्रोग्राम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो ये है हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम, इसके सारे एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं। पहले हैज इंक्लूड लिख करके हम ये बताते हैं कि हम एक लाइब्रेरी, एक प्री प्रोसेसर इंक्लूड करने वाले हैं प्रोग्राम में। और कौन सा इंक्लूड किया हमने? stdio.h। इसी तरह से एक और होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं conio.h। include conio.h। ओके, इस तरह से और भी कुछ कुछ हमारे पास फाइल्स है। जब हम आगे कुछ कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इस तरह से इंट्रोड्यूस करते जाएंगे हेडर फाइल्स को। अब यहाँ पे वॉइड क्यों लिखा हुआ है? तो कल जैसे कि आप लोग डेटा टाइप देखने वाले हो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वो जो कि कुछ वेरी कर पाए, मतलब कि बस एक कंटेनर होता है जो कुछ डेटा अपने पास रखेगा। तो उस डेटा का ना टाइप होता है, और वही टाइप एक तरह से वॉइड भी होता है। वॉइड मतलब कि वहाँ पे कोई डेटा नहीं। अगर कोई डेटा होता तो उसका टाइप होता है इंटीजर, अगर कोई न तो अगर स्ट्रिंग होता तो फिर हम कैर लिखते हैं वहाँ पे कैरेक्टर के लिए। और इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। बट हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम, हमारा ये जो मेन फंक्शन है, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे वो लिखा हुआ है। ये चीजें आपको तब भी क्लियर हो जाएगी जब आप लोग डेटा टाइप के बारे में पढ़ोगे और उसके बाद फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे। ओके, फिर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रिंट एफ, राइट। अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट स्पेस देता हूँ तो क्या होगा? सेव किया, कंपाइल, देखो नाम है, या फिर ये बोल सकते हैं कि सी कंपाइलर व्हाइट स्पेस को हमेशा इग्नोर करता है। व्हाइट स्पेस हम कहीं भी देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चाहिए सही 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 किया हुआ, और व्हाइट स्पेस इज नॉट अ टोकन। कंपाइल, देखिए व्हाइट स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। तो हम अपने प्रोग्राम को जैसा भी रीडेबल बना सके वैसा हम लिख सकते हैं इस तरह से। राइट, अब एक और, जैसे कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग, एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेलकम टू सॉल्यूशन एक्सपो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक और स्ट्रिंग दूं यहाँ पे, जैसे कि
दिस इज प्रोग्रामिंग मास्टरी क्लास। ओके, अब मैं फिर से सेव किया और कंपाइल किया, कंपाइलेशन डन। अब एग्जीक्यूशन देखते हैं इसका। देखो, जो दो अलग अलग एलिमेंट्स है, दो अलग अलग स्ट्रिंग है यहाँ पे, वो दोनों आपस में कॉन्केट होकर के फर्स्ट स्ट्रिंग देन सेकंड स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है एक साथ, राइट। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच एक लाइन गैप हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बैकस्लैश एंड एन। कंपाइल एंड रन। देखो, जो स्लैश एन है ना, वो प्रोग्राम को ये बताता है कि इसके बाद न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए स्ट्रिंग हमारा। तो इसलिए ये जो दिस इज प्रोग्रामिंग मास्टरी क्लास है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ, करेक्ट। अब हम चाहते हैं कि इस तरह से मल्टीपल स्ट्रिंग एक ही में ना दे करके प्रोग्राम को रीडेबल बनाया जाए। और रीडेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, एक एक लाइन में प्रिंट एफ। ये है पहला प्रिंट एफ, उसके नीचे हम लिखते हैं सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, और ये होगा थर्ड, राइट। सेव किया, कंपाइल किया, अब एग्जीक्यूट। देखो, जो तीनों के तीनों प्रिंट एफ थे उसका पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक ही लाइन में आया है अभी भी। तो हमको न्यू लाइन के लिए क्या करना पड़ता है, स्लैश एन, राइट। यहाँ भी लिखते हैं स्लैश एन। सेव किए, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो अब तीनों लाइन अलग अलग लाइंस में हमको शो हो रहा है 1 2 3, करेक्ट। अब हम सिर्फ प्रिंट ऐप के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाएंगे, तो अभी के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो वेरिएबल का मैंने क्या बताया, जो कि कोई वैल्यू वेरी कर पाएगा। अगर हमको एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ऐसा वेरिएबल जो एक नंबर को वेरी करे, नंबर को होल्ड करे। ओके, तो someone is saying, Anil Khute is saying, without compilation we can run the program. ओके, रन कर सकते हैं बट वो रिफ्रेश नहीं करेगा, हर बार कंपाइल नहीं करता है। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर रहा ना, जैसे कि एक सिंटैक्स एरर मान लेते हैं यहाँ पे, तो अब हमको एग्जीक्यूशन टाइम पे तो बताएगा नहीं कि ये कंपाइलेशन एरर है करके, तो लास्ट जो कंपाइल हुआ होगा ना उसको रन कर देगा ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने से। बट अगर हम चाहते हैं कि ये एरर बताए हमारा कंपाइलर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपाइल करके ट्राई करेंगे, देखेंगे अच्छा हमारे प्रोग्राम में एक एरर है, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे, राइट अनिल। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे किस बारे में कि एक
कैलकुलेटर डिजाइन करना है, उसके लिए हमको ऐसे वेरिएबल चाहिए जो कुछ वैल्यू को वेरी करें, कुछ वैल्यू को होल्ड करके रखें। उसके लिए हम यूज करते हैं इंट डेटा टाइप। ठाकुर दिग्विजय सिंह, क्या प्रिंटफ के इनसाइड लिखे सेक्शन में लैंग्वेज बैरियर होता है और वो कौन कौन सा है? ओके, लैंग्वेज में आएगा। एक्चुअली अभी बेसिक जानने के लिए ये प्रिंटफ और स्ट्रिंग जान लिए ना आप लोग, इतना काफी है। लैंग्वेज बैरियर हम तब जानेंगे जब हम स्ट्रिंग सेक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए जो बेसिक सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्रोग्रामिंग का आज फर्स्ट क्लास है, इतना काफी है। लैंग्वेज बैरियर उनको तब समझ में आ जाएगा जब वो स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके दिग्विजय। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक डेटा टाइप के बारे में। एक अगर हमको सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है जो दो वैल्यू को ऐड करके हमको उसका सम प्रिंट करें, तो हम एक वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम, राइट। और उसको अगर कोई वैल्यू देना है तो इक्वल करके हम लिख सकते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल है ये। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा। इंटीजर आप लोग जानते हैं नंबर होते हैं, इसलिए हमने एक वेरिएबल बनाया ए को एक वैल्यू दिया 5। इसी तरह से हम क्या दूसरा एक और बना सकते हैं, बी को वैल्यू दी 10। अब हम चाहते हैं कि तीसरा सी है जो ए बी का एडिशन करे, राइट। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और लिखते हैं सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, प्रिंट करना है हमको सी। बट ये जो सिंटैक्स है वो हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, इसका प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर होता है इंटीजर के लिए %t। जब आप डेटा टाइप के बारे में जानोगे तो इसके बारे में भी अच्छे से जानोगे। और इसका सिंटैक्स होगा एंड सी। ओके, लेट्स कंपाइल। एक एरर मिला हमको, वैल्यू डिक्लेयर्ड हियर नॉट अ फंक्शन। ये जो नीचे हमने कुछ भी चीज डेटा लिखा है ना, वो एक एरर थ्रो कर रहा है कि इसको कंपाइलर समझ नहीं पा रहा। अब हम इसको कमेंट करते हैं। कमेंट के लिए क्या यूज हो रहा था, स्लैश एंड एस्ट्रिक, क्लोजिंग स्लैश एंड एस्ट्रिक एंड स्लैश। ओके, 0 एरर 0 वार्निंग। अभी यहाँ पे हमको क्या वैल्यू मिल रहा है, a प्लस बी इक्वल्स टू 2293316। अब जो भी सी लैंग्वेज पहले पढ़ चुके हैं उनमें से कोई जिनको पता है कि ऐसी वैल्यू क्यों आ रही है, अभी आप लोग बता सकते हैं? Akash Devangan is saying it's garbage. Okay. Anyone else? रेंज के बाहर है। ओके, और कोई?
कोई नहीं। ओके, तो ये रहा हमारा क्लिप हैंगर। एक्चुअली ये आप लोगों को तब समझ में आएगा जब आप लोग डेटा टाइप के बारे में अच्छे से पढ़ोगे ना। तो हर एक डेटा टाइप का एक लिमिट होता है, और उस लिमिट के बारे में जब आप लोग पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों आ रहा है वैल्यू। स्मृति सिंह स्कैन ऐप यूज नहीं किए हैं। स्मृति, हमको स्कैन ऐप तब जरूरत पड़ता है जब हम कोई वैल्यू बाहर से लेना चाहते हैं। बाहर से मतलब जब हम कमांड लाइन से कोई वैल्यू लेना चाहते हैं यूजर से यहाँ पे। बट अभी हम वैल्यू तो डायरेक्टली यहीं पे ही दे रहे हैं ना, इसलिए हमको उसकी जरूरत नहीं है। ओके, स्कैन ऐप भी हम देखेंगे बट अभी नहीं। तो स्कैन ऐप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो आप लोग डेटा टाइप जो पहले से सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं ना, वो लोग डेटा टाइप पढ़ी है। डेटा टाइप पढ़ने से आप लोगों को इसका एक्चुअल रीजन समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और हम आगे के नेक्स्ट क्लास में यही देखेंगे कि हम स्कैन कैसे करेंगे वैल्यू को कंसोल से, और दूसरी चीज डेटा टाइप कौन कौन से है उसका यूज कैसे करते हैं। ओके। अभी और किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं एक बार सबको अनम्यूट करता हूँ, जिसको जो भी बोलना होगा बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके। ओके, आप सभी को मैंने अलाउ कर दिया है। जो भी अपने आप को अनम्यूट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। अनिल पूछ रहा है। हेलो, कौन है? सर वो देव में तो हाँ, वो इंट में रहता है ना, रिटर्न करता है कुछ वैल्यू उसके नाम से, वो यानी वाइड को लेता नहीं है। जो वाइड में लिखे है मेन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो इंट में के साथ करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में वैल्यू नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आप ये बोल रहे हो, स्क्रीन में दिखाता हूँ कि ये जो हमने वॉइड मैन लिखा है, अगर इसको हम इंट मैन करें तो वो वैल्यू देगा करके, राइट? हाँ हाँ सर। तो देखो आकाश, ये जो वॉइड है ना, ये इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है, न कि हमारे अंदर जो वैल्यूज है इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज, उसका डेटा टाइप डिफाइन करेगा। इसका मतलब बस ये है कि हम फंक्शन को क्यों यूज करना चाह रहे हैं। अगर हमारा कोई फंक्शन है जो एक एडिशन के लिए वर्क करता है, तो वो क्या करेगा, लास्ट में ऐड करने के बाद जो सम ऑफ वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो वो रिटर्न टाइप क्या होगा उसका, इंट, राइट? बट यहाँ पे हमारा फंक्शन तो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए यूज हो रहा है ना, इसलिए इसका वॉइड हो सकता है। ओके, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? अनिल बोल रहे हैं व्हाई दिस प्रोग्राम नॉट रिटर्न 15 वैल्यू। ओके अनिल, यही तो आप लोगों का क्लिप हैंगर है कि कल आप लोगों को जो डेटा टाइप पढ़ना है उसके बारे में जानना है कि ये एक्चुअल में 15 वैल्यू क्यों नहीं दिया।
अब आज के क्लास के बाद अच्छा कौन कौन लोग थे जो अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं बनाए थे, अभी तक सी में किसी भी प्रोग्राम बिल्कुल भी सी के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज से एक प्रोग्राम लिख सकते हैं वो लोग? जल्दी से टाइप करो आई। ओके अनिल, स्मृति का कहना है कि हमने गेट सी एच फंक्शन यूज नहीं किया है। तो स्मृति, हमको ना हर एक चीज का यूज पता होना चाहिए एक्चुअल में, कि हम कौन सा एलिमेंट कौन सा लाइन क्यों यूज करते हैं। ऐसे हम लगातार सारी चीजें एक साथ यूज कर लेंगे ना, तो हमको वो चीज क्लियर नहीं होगा। गेट सी एच का यूज क्या होता है? वो एक स्ट्रिंग फंक्शन है, वो एक कैरेक्टर फंक्शन है। वो सिर्फ इसलिए यूज होता है ताकि हम कंसोल से कोई वैल्यू गेट कर सके। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम जब टर्बो में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो गेट सी एच यूज करते ही हैं। उसका सिर्फ इतना रीजन है कि हम प्रोग्राम को ना थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखना चाहते हैं, नहीं तो एग्जीक्यूशन क्या होगा पता है? मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ गेट सी एच का क्या यूज है। ये था हमारा कंपाइल्ड प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम ये था हमारा प्रोग्राम का फाइल डॉट सी में, और ये है कंपाइल होने के बाद उसका बना हुआ exe, राइट। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, देखो आपको दिख रहा है एक विंडो ओपन होता है और वो क्लोज हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता कि वो ओपन हुआ करके उसमें क्या रन हुआ। तो अगर हमको उसकी वैल्यू को होल्ड करके देखना हो ना, तो हम बस एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे गेट सी एच। ये लाइन क्या करेगा? कंसोल को ये बताता है कि हम एक वैल्यू देने वाले हैं कंसोल को, जिसके लिए उसको रुकना है थोड़ी देर। अब जब हम इसको रन करेंगे, कंपाइल किए, अब इसको रन करते हैं, देखो ये होल्ड पे है। किस लिए होल्ड पे है? ताकि हम इसको एक वैल्यू दे सके। जैसे ही मैंने कोई वैल्यू क्लिक किया वो क्लोज हो गया, राइट। अब क्लियर है स्मृति? ओके ओके, क्लियर है। तो अभी तक आप लोगों में से कितने लोग थे जो, अच्छा बस इतना, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि आज आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो, जिनमें से कोई भी एक भी प्रोग्राम नहीं कर पाएगा अभी भी? क्या सेटअप नहीं कर पाएगा या फिर प्रोग्राम नहीं कर पाएगा? सर ये ए और बी के प्लस के एक गैप दे दिए हैं, उसके नाम से गार्बेज आ रहा है क्या? कौन सा, ये वाला? हाँ, बीच में एक गैप नहीं नहीं दिए। नहीं, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया हाँ ना कि हम कितना भी हम्म, स्पेस दें यहाँ पे, हम्म, कंपाइलर तो, स्पेसिंग को कभी भी नहीं मानता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ओके। तो मतलब ये कि आज आज से आप लोगों में से सभी एक प्रोग्राम तो कर ही सकते हैं जो हेलो वर्ल्ड वाला है वो, और कुछ प्रिंट कर सकते हैं, राइट। टाइप आई। ओके ओके ओके। अभी भी कुछ लोग कुछ भी टाइप नहीं कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन है, मैं नाम देखता हूँ उनका एक बार। वासु इज, वासु, राहुल,
महावीर, भोज प्रताप। अच्छा, भोज प्रताप ने बोला है, कंफर्म किया है। अंजना देवांगन, जल्दी से कंफर्म करो ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि आप लोग आगे के प्रोग्राम्स के लिए तैयार हो या नहीं। ओके ओके, तो अब मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप सभी लोग सेटअप कर सकते हैं और अपना एक फर्स्ट प्रोग्राम बना सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को फर्स्ट प्रोग्राम का सिंटैक्स भी पूरी तरह क्लियर होगा। और अगर आप कहीं भी अटकते हो तो मैं इस क्लास का जो वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, उसको अपलोड कर दूंगा साइट पे, आप लोग उससे रेफरेंस ले सकते हैं एक बार। ओके, so that's all from my side today. Thanks everyone, and have a good day. Okay, type bye, have a good day, and just leave the meeting, leave the class. Okay, bye everyone.